धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की धातुएं आंतरिक रूप से किस प्रकार क्रिया करती हैं और किस किस से क्रिया करती हैं। तो पहला है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो जो धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु प्लस ऑक्सीजन, तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जैसे धातु है सोडियम, तो सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो ये कहलाता है हमारा सोडियम ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम चार यानी करेंगे। तो 2 दूनी 4 सोडियम और इसके आगे 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। तो ये बना हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कॉपर की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यह है कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, साथ ही कॉपर की संख्या 2 हो जाती है तो 2 लगा दिए। तो ये भी कॉपर ऑक्साइड जो है ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो एल्यूमिनियम की भी हम क्रिया कराते हैं यदि, तो जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह Al2O3 बनाता है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यह जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, अर्थात यह उभयधर्मी ऑक्साइड भी है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं और ऑक्सीजन 3 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो 6 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की संख्या 4 तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं। बात करते हैं आगे पोटेशियम की। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके K2O पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन की संख्या 2। अब पोटेशियम की संख्या 4 हो जाती है तो यहाँ पर हम 4 के लिख देते हैं। अब हम देखते हैं धातुओं की जल के साथ क्रिया। तो यहाँ पर जब धातुओं की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अर्थात धातुओं की, जैसे यहाँ पर धातु की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस उत्पन्न होती है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम जल के साथ में क्रिया करके यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और
H2 निकालता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3, जबकि यहाँ पर 2 हैं, और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो यहाँ पर हम यहाँ हाइड्रोजन 2, इसके आगे 2 लगा दिए हम, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब सोडियम की संख्या 2 हो जाती है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। एक अगला उदाहरण देखते हैं। तो पोटेशियम की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 3 हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो यहाँ पर हम पोटेशियम के आगे 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 और पोटेशियम की संख्या यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम की भी हम देखते हैं। तो जो मैग्नीशियम की जब जल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस को निकालता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठंडे जल के साथ में क्रिया नहीं करता, बल्कि ये गर्म जल के साथ में क्रिया करता है। अब हम देखते हैं तनु अम्लों के साथ में धातुओं की क्रिया। तीसरा है तनु अम्ल के साथ धातु की क्रिया। तो जो धातुएं होती हैं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। तो जो सोडियम है, सोडियम की HCl के साथ में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। तो जो सोडियम है तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण अर्थात NaCl और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके NaCl लवण का निर्माण करते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पोटेशियम की भी HCl के साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है। ये शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि जो सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, ये सभी बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये भी लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। लेकिन जो धातु होती हैं, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि जो
नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अब हम देखते हैं चौथी क्रिया कराते हैं धातु की लवण विलयन के साथ। धातु की लवण विलयन के साथ क्रिया। तो जब धातु की लवण विलयन के साथ में क्रिया कराई जाती है तो ये लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो धातु होती हैं अधिक क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को इसके स्थान से हटा देती है। तो यहाँ पर एकल विस्थापन होता है। तो यहाँ भी लवण विलयन ही बनेगा, लेकिन जो धातु का लवण विलयन बनेगा, जैसे यहाँ पर है आयरन। आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण उसको इसके स्थान से हटा देता है। तो यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर जो है अलग हो जाएगी। अब है सक्रियता श्रेणी कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं होती हैं, धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। तो वह श्रेणी जिसमें धातु को घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है कनक मांझे। तो कनक से के से कनक, ना से Na और का से कैल्शियम, मांझे Mg और जे से आएगा Zn जिंक। तो ये सभी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ट्रिक है कनक मांझे, यानी के का से पोटेशियम, ना से सोडियम, का से कैल्शियम, ना से मैग्नीशियम और जेड से जिंक। अब जिंक के बाद जो भी धातुएं हैं जैसे आयरन, लेड, कॉपर, ये मध्यम आकार की अर्थात कम क्रियाशील धातुएं हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अपेक्षा कम होगी। जबकि चांदी और सोना ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक
कि आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, साधारण तौर पर आयनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनेंगे उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, वैद्युत आकर्षण बल, ये बहुत ही मजबूत होता है। तो ये हैं आयनिक यौगिक, या हम कहें दो विपरीत आवेशों वाले, मतलब एक आवेश धनात्मक रहेगा और दूसरा आवेश ऋणात्मक रहेगा। तो दो विपरीत आवेश वाले परमाणु आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आयनिक यौगिक है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक दो विपरीत आवेश हैं, तो एक सोडियम पर धनात्मक और क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश है। तो ये दोनों परमाणु जो हैं प्रबल आकर्षण बल से मिलकर NaCl अर्थात आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। बात करें आयनिक यौगिकों के गुण की, तो जो आयनिक यौगिकों के गुण हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में हम देखते हैं पहला भौतिक अवस्था। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। मतलब इनको यदि ठोकर मार दिया जाए तो ये भुरभुरे हो जाते हैं, अर्थात छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। बात करें इनके गलनांक और क्वथनांक की, तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं हम इनके घुलनशीलता। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में विलय होते हैं, अर्थात ये जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। विद्युत चालकता की बात करें
तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलत अवस्था में या जलीय विलयन में ये सुचालक होते हैं, क्योंकि जैसे ही आयनिक यौगिकों को जल में डुबाया जाएगा या जल में घोला जाता है तो इनके जो आयन हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हम देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो धातुएं होती हैं हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती हैं, और इन धातुओं को प्राकृतिक रूप से खोदकर निकाला जाता है, जिसे हम खनिज कहते हैं। और इन्हीं खनिजों का लाभदायक और उपयोगी तरीके से बाहर निकालना खनिज को अयस्क कहते हैं। अर्थात जो धातुएं हैं या खनिज हैं उनको उपयोगी और लाभदायक तरीके से निकालना खनिज अयस्क कहलाता है। अब हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण कि धातुओं को किस तरह से निष्कर्षण किया जाता है या धातुओं को किस तरह से शुद्ध किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण, तो इसके लिए पहला है धातु कर्म। तो धातु कर्म में हम देखते हैं पहला गैंग, कि गैंग क्या होती है। तो जो अयस्क होते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ, तो जो अयस्कों में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उसे हम गैंग कहते हैं। और दूसरा है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को साफ करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो जो अयस्कों का सांद्रण है इसमें हम इनको हाथ से भी चुनकर अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं, हाथ से चुनकर। दूसरा है गुरुत्व पृथक्करण के कारण। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में जिस तरह से हम धूल को किसी छन्ने से छानते हैं तो जो बारीक कण होते हैं वो छन्ने से नीचे आ जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो दूसरी ओर चले जाते हैं। तो इसी तरह जो अयस्क होते हैं उनको छन्ने से छानते हैं तो जो अयस्क होते हैं वो भारी कण होते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्के कण। तो जब इनके मिश्रण को छन्ने से गिराया जाता है तो जो भारी कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो छन्ने से नीचे गिर जाते हैं। फिर तीसरी विधि है फैनोत्प्लावन विधि। तो फैनोत्प्लावन विधि जो है इसमें हम सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो फैनोत्प्लावन विधि में इसमें जैसे एक हम इस तरह का बर्तन ले लेते हैं और उसमें जल भर दिया जाता है, और फिर हम उस अयस्क को इसमें डालते हैं तो और हिलाते हैं
जैसे कपड़ों को जब धुला जाता है तो वॉशिंग पाउडर को हम बाल्टी में डुबा देते हैं और हिलाते हैं, तो जो झाग होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ठीक उसी तरह ही इसमें हम बर्तन में पानी भरकर अयस्क को डालते हैं और हिलाते हैं, तो जो अयस्क होते हैं वो नीचे तली में जाकर बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो झाग बन के ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से भी हम अयस्कों को अलग कर सकते हैं। फिर चौथी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में इस तरह से दो पहिए होते हैं और यहाँ पर बेल्ट लगाई जाती है। तो ये जो बेल्ट होती है ये चुंबक की बनी होती है। तो जब इस बेल्ट को चलाया जाता है और यहाँ पर हॉपर होता है जहाँ से हम अयस्क को इसमें डालते हैं। तो ये जो जब अयस्क को यहाँ से डाला जाता है तो जो अयस्क है अर्थात धातु वो इस बेल्ट से चिपक कर ये यहाँ पर गिरती हैं, मतलब बेल्ट से चिपक जाती हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर गिर जाती हैं। तो इस तरह से भी हम इनको अयस्कों को शुद्ध कर सकते हैं, अयस्कों का निष्कर्षण कर सकते हैं। फिर पांचवी है द्रव चलित धुलाई, द्रव चलित पृथक्करण। तो इसमें देखिए द्रव चलित पृथक्करण में जैसे ये नली है या कैनाल है और इसमें जल बह रहा है, तो जो अयस्क होंगे ये भारी कण होते हैं, अयस्क भारी कण, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो छोटे कण होते हैं। तो बहते हुए पानी में जब हम खनिज अयस्क को डालते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बहते हुए जल के साथ बह जाती हैं, जो अयस्क होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। या एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे ये एक बड़ा सा बर्तन लिए हम, उसमें हम धूल के कण धूल डाल देते हैं, तो जो धूल के हल्के कण होते हैं वो ऊपर तली में आ जाते हैं और जो कंकड़ पत्थर हुए वो नीचे जाकर तली में बैठ जाते हैं। तो इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि जो अयस्क होते हैं जब हम द्रव चलित पृथक्करण करते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बहते हुए पानी के साथ बह जाती हैं और जो अयस्क होते हैं वो नीचे जाकर तली में बैठ जाते हैं। अब देखते हैं धातुओं का रासायनिक निष्कर्षण कि धातुओं को रासायनिक तौर पर किस तरह से निष्कर्षित किया जा सकता है। तो जैसे ये अयस्क है और ये अयस्कों का सान्द्रण, तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, तो जैसे है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो ये अति क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये इन क्रियाशील धातुओं के जो लवण होते हैं उन लवण का जली विलयन बनाया जाता है और उस जली विलयन का जब विद्युत अपघटन किया जाता है, तो जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो जो लवण होता है वह दो आयनों में विभक्त हो जाता है, जैसे सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन। तो जो सोडियम होता है ये कैथोड वाले हिस्से में जाकर इकट्ठा हो जाता है
और जो क्लोरीन है वह एनोड वाले हिस्से में पहुंच जाता है।